हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे एफएटीएफ ने दी भारत को बहुत बड़ी चेतावनी। कह दिया भारत को आईएसआईएस और अलकायदा से है खतरा, सावधान रहने की है जरूरत। बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की कौन है कोशिश में। तो वहीं रूसी उप प्रधानमंत्री ने किया पाकिस्तान का दौरा, तो जयशंकर जी ने कर ली यूक्रेन से बात, क्या है पूरा मामला। तो वहीं आपको बताएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को दे दिया बहुत बड़ा और कड़ा संदेश। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही साथ अमेरिकी अदालत ने सरकार डोभाल से 21 दिन में मांगा है जवाब। एमईए ने कह दिया है खालिस्तानी आतंकी पन्नू का केस है निराधार, भारत ने दिया है करारा जवाब। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना के बाद करोड़ों किसानों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर, 1000 करोड़ से सरकार करने वाली है ये काम, किसानों के लिए बहुत जरूरी खबर। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं, विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां एफएटीएफ की बहुत बड़ी चेतावनी। कहा भारत को आईएसआईएस और अलकायदा से है खतरा, सावधान रहने की है जरूरत। दोस्तों भारत के सामने सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा आईएसआईएस या अलकायदा से जुड़े समूहों से प्रतीत होता है, जो जम्मू कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय हैं। ये बात एफएटीएफ ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण अपराधों से निपटने के वास्ते देश के लिए अपनी रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को कही। वित्तीय कार्यवाही कार्य बल यानी एफएटीएफ की 368 पृष्ठों की रिपोर्ट में मणिपुर की हालिया स्थिति का भी उल्लेख किया गया है, जहां पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से जातीय हिंसा जारी है, जिसके कारण 220 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि 2023 में आतंकवादी वित्त पोषण जांच में अचानक वृद्धि देखी गई और इसका कारण मणिपुर में हुई घटनाएं हैं, जिसके चलते 50 से अधिक मामलों में ऐसी जांच की गई। एफएटीएफ ने कहा कि 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारत लगातार आतंकवाद के प्रभावों से पीड़ित रहा है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में वामपंथी उग्रवादी समूह जुट चुके हैं। दुनिया में आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाने वाली यह संस्था यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो चेतावनी दी है कि उग्रवादी वामपंथी समूह भारत की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। ये समूह दोस्तों नहीं चाहता है कि भारत में मोदी सरकार रहे। हालांकि ये समूह देश के कुछ जगहों पर आंशिक या पूर्ण रूप से सफल भी हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व के कारण भारत में ऐसा दुस्साहस लगभग असंभव है। अब इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? क्या ये वामपंथी उग्रवादी, क्या पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने में कभी भी कामयाब हो पाएगी? अगर आप भी मानते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन उग्रवादियों जैसे हजारों उग्रवादी कैटेगरीज की अगर मल्टीप्लिकेशन भी कर दी जाए, उसके बावजूद भी मोदी जी का और अपने भारत का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और मेरा भारत महान कहना मत भूलेगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां रूसी उप प्रधानमंत्री ने किया पाकिस्तान का दौरा, तो जयशंकर जी ने कर ली यूक्रेन से बात, क्या है मामला बता दे। रशिया और पाकिस्तान तेजी से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, इससे भारत की चिंता बढ़ गई है। रूस अभी तक भारत के कारण पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखे हुए था। एक दिन पहले ही रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक ने पाकिस्तान का ऐतिहासिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रशिया ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन करता है। इसके एक दिन बाद ही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से फोन पर बात की। भारत भी रूस के कारण यूक्रेन से दूरी बनाकर रखे हुए था, लेकिन चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत की थी। ऐसे में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान और रशिया के बीच में बातचीत हुई है। दोनों ही पक्षों ने पाकिस्तान और रूस के बीच व्यापार मार्गों को बेहतर बनाने के लिए रेल और सड़क नेटवर्क विकसित करने की योजना पर भी चर्चा की। ऐसे में रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक की पाकिस्तान यात्रा के एक दिन बाद ही विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूक्रेन के नवनियुक्त विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और यूक्रेन में संघर्ष का समाधान खोजने पर सार्थक चर्चा की। जी हां, ऐसे में यही वजह है कि भारत की कूटनीति आज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो वहीं बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा शनिवार से होगी शुरू। यूक्रेन और गाजा की लड़ाई भी है एजेंडे में शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा शनिवार से शुरू होगी। 3 दिवसीय ये यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के वास्ते सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा, यूक्रेन व गाजा में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी डेलावेयर के विल्मिंगटन में वार्षिक वार्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाली शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन भी करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तथा कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोस्त ऐसे में कल ही शनिवार का दिन है,
है जब पीएम मोदी जी रवाना होंगे। ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी अवश्य कहिएगा और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दे मुझे 20 से 25 सीट दे दो, मोदी जी को अपने इशारे पर नचाऊंगा। जी हां, अब्दुल राशिद की कश्मीरियों से ऐसी अपील। बता दें जम्मू कश्मीर में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में 61% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जैसे दिग्गजों के अलावा अब्दुल राशिद की पार्टी एआईपी भी मैदान में है। टेरर फंडिंग केस में जेल की सजा काट रहे बारामूला लोकसभा सीट जीतकर सभी को चौंकाने वाले राशिद ने कश्मीर की जनता से अपील की है कि अगर वे उनकी पार्टी को 20 से 25 मात्र सीट दे दें तो वे महज 3 साल के भीतर कश्मीर मुद्दे को खत्म कर देंगे और मोदी जी को अपने इशारे पर नचवाएंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी एआईपी के प्रमुख शेख अब्दुल राशिद ने ऐसा दावा किया है कि वो मोदी जी को नचा देंगे। लेकिन दोस्तों क्या है रियलिटी, कौन किसको नचाएगा ये तो आने वाला समय, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को दे दिया कड़ा संदेश, कह दिया शेख हसीना को भारत में ही बने रहना चाहिए। दरअसल पूरी बात आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने पर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मांग कर रही है कि भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दे, यानी कि वापस बांग्लादेश भेज दे। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अगर वो वापस ढाका जाती है तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है, साथ ही उनकी जान का भी खतरा है। यही वजह है कि शेख हसीना अपने देश वापस नहीं जा पा रही हैं। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि शेख हसीना को भारत में ही बने रहना चाहिए। शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बाद अगस्त महीने के शुरू में भारत आ गई थी। इससे ठीक 7 महीने पहले ही शेख हसीना ने चुनाव जीता था। रानिल विक्रमसिंघे ने फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट से बातचीत बांग्लादेश के प्रत्यर्पण की मांग पर कहा कि शेख हसीना की जहां तक बात है तो कई नेता अपने देश को छोड़ चुके हैं और विदेश में रह रहे हैं। यदि शेख हसीना देश से बाहर है तो उन्हें वहां रहने देना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि बांग्लादेश सामान्य स्थिति पर फोकस करे। शेख हसीना का भारत में रहना भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव की वजह बन चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कई सलाहकार खुलकर भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक भारतीय होने के नाते दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग कि क्या शेख हसीना को अभी भी भारत में रहना चाहिए? क्या भारत को अभी भी शेख हसीना को भारत में ही रखना चाहिए? देखते हैं क्या जवाब देती है हमारी भारत की प्रिय जनता और हमारी ऑडियंस, चाहे वो कहीं से भी देख रही हो। जवाब देना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के रवैया है भारत के प्रति, उसको देखकर तो यही लगता है कि शेख हसीना ही बेटर थी। क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हट भी जाती है चुनाव के बाद तो दूसरी पार्टी खालिदा जिया की ही बची है जो कि कट्टर भारत विरोधी है। तो अब कहीं से कहीं तक भी हम ये आश्वासन, ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि भारत के पक्ष की सरकार बनेगी बांग्लादेश में जो भारत के फेवर में कार्य करेगी। अब दोस्तों इन चीजों को मद्देनजर जवाब देना मत भूलिएगा जो हमने सवाल पूछा है आपसे। तो वहीं आपको बता दें अमेरिकी अदालत ने सरकार और अजीत डोभाल से 21 दिन में मांगा है जवाब, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, बता दिया खालिस्तानी आतंकी पन्नू के केस को निराधार। दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया है। इस मामले में एक अमेरिकी कोर्ट ने समन भी जारी किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि कट्टरपंथी समूह सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नू की तरफ से दायर मुकदमे पूरी तरह से अनुचित और निराधार हैं। विक्रम मिश्री ने मीडिया से कहा, जैसा कि हमने पहले कहा है, ये पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। अब जब यह विशेष मामला दर्ज किया गया है तो इससे अंतर्निहित स्थिति के बारे में हमारे विचार नहीं बदलते हैं। मैं केवल आपका ध्यान इस विशेष मामले के पीछे से के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका इतिहास अच्छी तरह से जाना जाता है। ये मुकदमा भारत सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और निखिल गुप्ता के खिलाफ दायर किया गया है, जिन पर अभियोजकों ने पिछले साल नवंबर में एक अभियोग में आरोप लगाया था कि उन्होंने अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी को के साथ मिलकर काम किया था। ऐसे में दोस्तों ये आरोप, ये समन तब भेजा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अमेरिका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका का यह दोगलापना वाकई में भारत के बर्दाश्त से बाहर है। तो वहीं आपको बता दें बीजेपी ने राहुल गांधी से बड़ा सवाल पूछा, कहा पाकिस्तान हो या पन्नू हो सभी आतंकी राहुल गांधी का ही क्यों करते हैं समर्थन, ये कैसा है गठबंधन? बीजेपी ने पूछे तगड़े सवाल। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है और पूछा है कि आखिर पाकिस्तान हो या खालिस्तान, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू सभी आतंकवादी राहुल गांधी का ही समर्थन क्यों करते
करते हैं। पात्रा का ये तीखा तंज गुरुवार को तब आया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के रुख का समर्थन किया, जो हम आपको आगे की अभी खबर में बताने वाले हैं। तो वही बता दें, भारत ने तरेरी आंखें तो गिड़गिड़ाने लगा, पाकिस्तान सिंधु जल संधि का सम्मान करने का कर दिया आग्रह। दोस्तों, सिंधु जल संधि की समीक्षा को लेकर भारत द्वारा भेजे गए औपचारिक नोटिस का जवाब पाकिस्तान से आ गया है। इस्लामाबाद की तरफ से कहा गया है कि वो इस समझौते को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। दरअसल पाकिस्तान का ये जवाब भारत के उस नोटिस के बाद आया है जो 30 अगस्त को भेजा गया था। भारत की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में 64 साल पुराने समझौते की समीक्षा की मांग की गई थी। इसका कारण भारत ने तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में बदलाव और पाकिस्तान द्वारा लगातार फैलाए जा रहे सीमा पार के आतंकवाद का हवाला दिया था। दोस्तों, भारत के नोटिस का जवाब देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जहरा बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल धाराओं का एक तंत्र है और संधि के जुड़े सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि संधि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई भी कदम उठाने के समझौते के प्रावधानों के तहत ही उठाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, क्या तिरुपति लड्डू में जानवर की है चर्बी? सीएम नायडू के आरोप पर मचा बवाल, सामने आई लैब की रिपोर्ट। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को दावा किया है कि गुजरात स्थित पशुधन लैब द्वारा लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट की पुष्टि की गई है। तेदेपा प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कथित लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में गो मांस की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी। कथित लैब रिपोर्टों में नमूनों में लॉर्ड यानी सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। नमूने लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और लैब रिपोर्ट 16 जुलाई को थी। आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है, की ओर से हालांकि लैब रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, इसने तहलका मचा दिया है कि धार्मिक स्थान पर जहां पर हर एक हिंदू समुदाय के लोगों का आस्था, और ऐसे में उस जगह पर तिरुपति लड्डू में इस प्रकार से जानवर की चर्बी पाया जाना वाकई में दिल दहला देने वाली खबर है। दोस्तों, बहरहाल जो सामने आई है लैब रिपोर्ट वही हमने आपको बताया है, बाकी हम किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। तो वहीं आपको बता दें, लाहौर रैली से पहले पुलिस ने सदस्यों को किया गिरफ्तार, इमरान खान की पार्टी के आरोप। दोस्तों, पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल इस समय बेहद तनावपूर्ण हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरकार के दमनकारी कदमों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर तब जब इमरान खान खुद जेल में बंद है। पंजाब पुलिस ने लाहौर में शनिवार 21 सितंबर को होने वाली एक महत्वपूर्ण रैली से पहले पीटीआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पीटीआई नेता अली इजाज बटर ने कहा है कि पुलिस ने उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें पार्टी के संसदीय नेता अली इम्तियाज वारिच और वरिष्ठ नेता अफजल फात भी शामिल है। तो वहीं आपको बता दें, कन्वर्टेड मुस्लिमों के सवाल पर भड़के पाकिस्तानी ने बता दिया, मोहम्मद बिन सलमान का इतिहास सऊदी के मुस्लिम भी ज्यादा पुराने नहीं। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का 6 साल पुराना वीडियो एक वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम लेकर कन्वर्टेड मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान के लोगों से कुछ सवाल पूछे। शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से सवाल पूछा कि क्या सऊदी के मुसलमान और मोहम्मद बिन सलमान कन्वर्टेड मुस्लिमों को असली मुस्लिम नहीं मानते हैं। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने जवाब दिया कि अगर सऊदी के लोगों की भी तारीख देखी जाए तो 120 साल पुराने ही हैं। आप अगर गूगल भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वहां पर पिछली सल्तनत उस्मानिया थी, जिसको तोड़कर वो वहां आए हैं, वे भी एक तरह से प्लांटेड हैं। पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने कहा कि सऊदी बहुत पवित्र जगह है, वहां पर सबसे पहले तुर्की लोग रहते थे। तो वहीं आपको बता दें, वित्तीय संकट से घिरा मालदीव, भारत से लगाई मदद की गुहार तो एसबीआई ने उधार दे दिए पैसे। जी हाँ, वित्तीय संकट से जूझ रहे मालदीव की मदद के लिए भारत ने एक बार फिर से हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल यानी टी बिल्स को सब्सक्राइब किया है। ये सब्सक्रिप्शन मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर किया गया है, जो 1 साल की अवधि के लिए है। ये अवधि 19 सितंबर 2024 से शुरू होती है। एसबीआई पहले भी इस तरह की मदद कर चुकी है। आपको बता दें कि ट्रेजरी बिल्स सरकार द्वारा जारी किए गए शॉर्ट टर्म ऋण साधन होते हैं, जिनका इस्तेमाल सरकार अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए करती है। दोस्तों, वही बता दें, बंगाल की खाड़ी में क्रैश हुआ ड्रोन अब अमेरिकी कंपनी इंडियन नेवी को भेजेगी नई खेप। दरअसल अमेरिका से लीज पर लिए गए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के बंगाल की खाड़ी में क्रैश होने के बाद इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। अब अमेरिकी कंपनी ने इसे
बदलने की बात कही है। अमेरिकी कंपनी MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की जगह नए ड्रोन को इंडियन नेवी के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को जल्द ही बदलने की बात कही है। अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को जल्द बदला जाएगा, जिससे इंडियन नेवी की निगरानी मिशनों के लिए जरूरतों को पूरा किया जा सके। दोनों पक्षों के बीच हुए करार के अनुसार इंडियन नेवी को हर महीने निर्धारित घंटे उड़ान भरनी होती है, इसीलिए क्रैश्ड ड्रोन को बदलना जरूरी है ताकि अनुबंध की शर्तों को पूरा किया जा सके। तो वहीं बता दें, हिजबुल्लाह चीफ धमकी ही दे रहे थे कि करारा बदला लेंगे, तुरंत इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। लगातार तीसरे दिन बरसाया कहर। दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजराइल के हमले लगातार जारी है। पेंजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों के बाद लेबनान पर एक और हमला हुआ है। गुरुवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बमबारी की है और राजधानी बेरूत में आसमान से जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार इजराइल के जेट विमानों ने लेबनान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी। इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक तब की जब हिजबुल्लाह प्रमुख इजराइल को धमकी दे रहे थे। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया वर्क परमिट घटाने का फैसला। जस्टिन ट्रूडो के फैसले का भारतीयों पर क्या होगा असर, बता दें। कनाडा में आम चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर विदेशी छात्रों के लिए स्टडी परमिट की संख्या कम कर दिया है। साथ ही विदेशियों के लिए वर्क परमिट भी कम करने और इसके लिए पात्रता सख्त करने का फैसला लिया है। ट्रूडो की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब उनकी सरकार देश से विदेशियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है। जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद है कि उनके इस कदम से देश में घरों का संकट कम होगा और चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें, हिंद महासागर में कसेगा ड्रैगन पर शिकंजा, भारत अमेरिका जल्द उठा सकते हैं ये सबसे बड़ा कदम। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ ज्यादा निकटता से सहयोग करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट एम कैंपबेल ने इसको लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका और भारत हिंद महासागर पर एक सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी आपसी चिंताएं क्या है, हम कैसे एक साथ बात कर सकते हैं। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट एम कैंपबेल ने यह बात हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी रिपब्लिकन में की। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, फिलीपींस से मिसाइलों को नहीं हटाएगा अमेरिका। चीन को चिढ़ाने के लिए कर रहा तेजी से तैनात वाला अभ्यास। दोस्तों, अमेरिका ने फिलीपींस में तैनात मिसाइल सिस्टम को हटाने से इनकार कर दिया है। चीन ने मांग की थी कि इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका को फिलीपींस में तैनात मिसाइल सिस्टम हटा देना चाहिए। इस पर अमेरिका ने कहा है कि उसने फिलीपींस में तैनात मध्यम दूरी के मिसाइल सिस्टम को तत्काल वापस लेने की कोई मांग की योजना नहीं बनाई है। इसके उलट कांग्रेस द्वारा सेना युद्ध की स्थिति में उस मिसाइल सिस्टम की तैनाती का परीक्षण कर रही है। अमेरिका के इस फैसले को चीन के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। चीन और फिलीपींस में दक्षिण चीन सागर के द्वीपों को लेकर भी पुराना विवाद। दोस्तों, वहीं बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर 4 बड़े शहरों में JPC की बैठक, संगठनों से राय लेंगे। तो सदस्य क्या है, पूरी जानकारी बता दें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति यानी JPC में मंथन जारी है। समिति के सदस्य अलग अलग विषयों पर एक दूसरे से अलग विचार रखते हैं। इसी वजह से आम लोगों और अन्य संगठनों से भी इस बारे में राय ली जा रही है। इस कानून को लेकर चर्चा के लिए JPC के सदस्यों ने देश के 4 बड़े शहरों में जाने का फैसला किया है। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में वक्फ संशोधन बिल को लेकर JPC की बैठक होगी। इस दौरान संगठनों से राय भी ली जाएगी। वहीं बता दें, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर NPP नेता दिसा नायके का बड़ा दावा, कहा हम सरकार बनाने जा रहे। जी हां, श्रीलंका में अगले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अनुराग कुमार दिसा नायके ने आगामी चुनाव के लिए अपना अभियान पूरा कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि वो इस साल का चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो वहीं बता दें, कोलकाता कांड को लेकर खबर, ममता सरकार से गतिरोध टूटने के बाद अब 20 सितंबर से ड्यूटी पर लौटेंगे, यानी आज से लौटेंगे डॉक्टर। क्या ऐलान किया, बता दें, कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के मामले को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टर अब काम पर लौटेंगे। गुरुवार शाम को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों ने कहा है कि वे शनिवार को आपातकालीन सेवाओं में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं किया। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के सदस्यों ने कहा है कि वे कोलकाता के स्वास्थ्य भवन के बाहर से अपना धरना वापस ले लेंगे और कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI कार्यालय तक रैली निकालेंगे। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद के जुलूस के दौरान 2 गुटों में पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जी हां, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 2 पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया है। तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हो रहा है। पथराव की वजह से कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। फिलहाल स्थिति तो संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि अभी भी सड़कों पर जमा है। पुलिस भीड़
को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नंदुरबार में मालीवाड़ा इलाके से दोपहर 3 बजे ईद का जुलूस गुजर रहा था, तभी दो गुटों में तनाव पैदा हो गया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव पर फायर है सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कहा माफिया गुंडागर्दी का तांडव करते थे, बबुआ 12 बजे तक सोता था। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर यानी सपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हर जिले का बड़ा माफिया और गुंडा सपा से जुड़ा था, इनका पदाधिकारी या शागिर्द था। वहां संगठित अपराध, पशु, वन, खनन, भू माफिया थे। माफिया समानांतर सरकार चलाकर अराजकता व गुंडागर्दी का तांडव करते थे। वो तो बबुआ घर से बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सोकर उठता था, जनता पीसती थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व व त्योहारों में इन लोगों ने अराजकता फैलाई थी। वहीं आपको बता दें, पंजाब सरकार का सबसे बड़ा फैसला, किसानों को खाद के साथ अन्य उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 टीमें गठित। दोस्तों, किसानों को खाद के साथ जबरन अन्य कृषि उत्पाद बेचने से रोकने के लिए पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 4 टीमें गठित की हैं। इन टीमों की निगरानी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया ने कल यहां अपने कार्यालय में माझा किसान संघर्ष समिति के साथ बैठक के बाद इन टीमों के गठन के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बता दें, पीएम किसान के बाद करोड़ों किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, 1000 करोड़ से सरकार करेगी ये काम। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान निधि, पीएफ, फसल बीमा योजना समेत ऐसी कई योजनाओं को किसानों के लिए संचालित किया जा रहा है, जिनसे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत मिलने वाली 18वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसानों को है। अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जल्द ही 1000 करोड़ रुपए का लोन गारंटी कोष शुरू किया जाएगा। गारंटी कोष से पंजीकृत गोदाम का उपयोग करने वाले किसानों और कारोबारियों को ENWR के बदले वित्त मुहैया कराने को लेकर बैंकों का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का ये फंड लोन देने वालों के प्रत्याशी लोन रिस्क का ध्यान रखेगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में मिलते हैं।